कल से महापर्व छठ की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में अलग अलग शहरों से लोग अपने घरों की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन ट्रेनों में भारी भीड़ भी है। ये रिपोर्ट देखिए। कोई खिड़की से चढ़ने की कोशिश कर रहा है तो कोई सामान के साथ आया है। ट्रेन पर किसी भी तरह चढ़ने की जद्दोजहद चल रही है। छठ के मौके पर घर जाने वालों का सैलाब उमड़ पड़ा है, जिससे ट्रेनें खचाखच भरी हुई हैं। पांव रखने तक की जगह नहीं मिल रही। यूपी के पूर्वांचल और बिहार की तरफ जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर भी भीड़ देखी जा रही है। हालात ये हैं कि यात्री खड़े खड़े सफर कर रहे हैं। तो छठ पूजा को लेकर भी ट्रेन में ओवर क्राउड आप देख सकते हैं। जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, एक सीट पर किस तरह 5 से 6 लोग बैठ रहे हैं और एक उसमें जहां सिर्फ 6 लोगों की जगह होनी चाहिए वहां 18 से 20 लोग हैं। एक कोच में 200 लोग रहे और इनके लगेज की हालत देखिए, क्योंकि हर व्यक्ति को अब त्योहार पर अपने घर पहुंचना जरूरी होता है। और ऐसे में कितनी दिक्कतें हो रही हैं सर? बहुत दिक्कत है। कैसे आप लोग बैठ पा रहे इतने लोग एक साथ? बहुत दिक्कत कष्ट आ रहे हैं सर। कितना दिक्कत? एडजस्ट करके जाना पड़ रहा है सर, क्या कर सकते हैं। त्योहार है, अपने त्योहार ऐसे ही मनाए जाएंगे, एडजस्ट कर करके जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि त्योहार है, घर जाना है। हालांकि रेलवे ने स्पेशल ट्रेन भी चलाई है, मगर उन ट्रेन से भी यहाँ उसकी भरपूर्ति नहीं हो पा रही है। कुछ लोग वॉशरूम में, कुछ लोग खिड़कियों से निकल के आ रहे हैं। मुरादाबाद में छठ के मौके पर घर जाने के लिए लोगों का मूवमेंट बढ़ा हुआ है। ट्रेनों में भारी भीड़ है। रोजाना 27 से 28 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। बिहार और गोरखपुर की तरफ जाने वाली करीब 18 स्पेशल ट्रेनों का संचालन हो रहा है। ये जो पीरियड है जिसमें दिवाली और दिवाली के ठीक हफ्ते के अंदर अंदर जो छठ का कार्यक्रम होता है, तो इस त्योहार में बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में दिल्ली, एनसीआर या आसपास के क्षेत्रों से जो ईस्टर्न सेक्टर है, ईस्ट की तरफ, जिसमें बिहार के और उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो यात्री हैं उनका मूवमेंट बढ़ जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार भी डेली बेसिस पे जो रेगुलर ट्रेनें हैं उनके अलावा स्पेशल ट्रेनों का जो संचालन है वो किया जा रहा है। पिछले 2 दिन में, जिसमें आज भी इंक्लूडेड है, प्रतिदिन 27 से 28 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। छठ पूजा के लिए घर जाने वाले लोग स्पेशल ट्रेनों के साथ रेगुलर ट्रेनों में भी सफर कर रहे हैं। चंदौली में भी यही हाल दिखा। यात्रियों को गेट और टॉयलेट तक की जगह पर बैठने को मजबूर होना पड़ रहा है। भारी भीड़ होने के चलते लोगों को स्पेशल ट्रेन में भी जगह नहीं मिल रही। दिवाली के पहले से लेकर अब तक प्रयागराज से होकर 2400 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें गुजर चुकी हैं, लेकिन सभी ट्रेनें फुल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। राजधानी दिल्ली में दिवाली के बाद प्रदूषण हर साल चिंता का विषय बन जाता है। अब दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन यानी कि कृत्रिम बारिश की तैयारी है। राजधानी दिल्ली में जल्द बरसेंगे बादल। कृत्रिम बारिश कराने की तैयारी। दिवाली पर आतिशबाजी के बाद राजधानी दिल्ली में प्रदूषण ने परेशानी बढ़ाई है। सर्दी का मौसम भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ऐसे में प्रदूषण से दिल्ली वालों को राहत दिलाने के लिए कृत्रिम बारिश कराने की बड़ी तैयारियां चल रही हैं। 28 से 30 अक्टूबर के बीच क्लाउड सीडिंग के जरिए आर्टिफिशियल रेन कराई जा सकती है। बुराड़ी में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल पूरा किया जा चुका है। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों की टीम की निगरानी में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल किया गया है। एक एयरक्राफ्ट के जरिए 40 से 50 मिनट के दौरान आसमान में क्लाउड सीडिंग के जरिए केमिकल का छिड़काव किया गया। ट्रायल पूरी तरह सफल रहा। अगर परिस्थितियां अनुकूल रही तो 29 अक्टूबर को दिल्ली पहली बार कृत्रिम बारिश का अनुभव करेगी। आर्टिफिशियल रेन का सफल प्रयोग कर चुकी आईआईटी वैज्ञानिकों की टीम ने पूरी तैयारी कर रखी है। आईआईटी के प्रोफेसर्स की माने और आईआईटी के टेक्निकल टीम की माने तो अब जब भी कभी बादल बनेंगे तो यहाँ से जो क्राफ्ट है वो जाएगा और क्लाउड सीडिंग करेगा। पानी तो यद्यपि नहीं बरसा, लेकिन हमारे सारे जो सिस्टम्स थे वो सर्टिफाई हो गए, चेक हो गए। फ्लेयर्स भी अच्छे से काम किए, जिससे कि सॉल्ट मिक्सचर क्लाउड्स में ऊपर चला गया। अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद अब हमें एक विश्वास है कि जब भी दिल्ली में अगली बार बादल होंगे जिनमें मॉइस्चर अच्छी मात्रा में होगा,
तो हम अपनी सीडिंग के द्वारा वहाँ पे पानी बरसा सकते हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए दिल्ली के आसमान में बादलों और नमी की मौजूदगी जरूरी है। आईआईटी कानपुर का सेस्ना विमान भी तैयार है। केंद्र सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय की अनुमति मिलने के साथ ही दिल्ली सरकार के साथ भी सहमति बन चुकी है। कृत्रिम बारिश में बिना मौसम बरसात होती है। क्लाउड सीडिंग एक मौसम परिवर्तन करने की तकनीक है। इसमें सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड जैसे केमिकलों को विमान के जरिए बादलों में फैलाया जाता है ताकि नमी के कण जमा होकर बारिश की बूंदें बनाएं और इसके बाद बारिश हो सके। दिल्ली सरकार जो है इसको एक बेहतर विकल्प समझ रही है। अब देखना ये होगा कि क्या इन 28, 29, 30 में बारिश होती है या जो कृत्रिम बारिश है उससे कितना असर दिल्ली की वायु प्रदूषण पर पड़ता है। इनसे कितना फायदा होगा प्रदूषण में? होगा, लेकिन सिर्फ 1, 2, 3, 4 दिन तक, क्योंकि हम देखते हैं कि मॉनसून में भी जब पहली बारिश आती है डस्टी सीज़न के बाद और सिर्फ 1 या 2 दिन आती है तो प्रदूषण कम ज़रूर हो जाता है, लेकिन फिर से ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जो इमिशंस हैं दिल्ली के, ट्रांसपोर्ट के, कंस्ट्रक्शन के, ये लगातार निकलते हैं। तो ये उस टाइम भी निकल रहे होंगे और उसके बाद भी होंगे। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ बादलों का संघनन बढ़ाकर बारिश करवा सकती है, बादल नहीं बना सकती। हालांकि इस प्रक्रिया में खर्चा भी काफी आता है। वहीं अब दिल्ली में लोगों को कृत्रिम बारिश देखने का इंतजार है। कानपुर से अमित गंजू, दिल्ली से फराह खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी में राज्य पक्षी सारस की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। खास बात यह कि सारस की सबसे ज्यादा संख्या इस बार भी इटावा जिले में ही है। उत्तर प्रदेश में साल दर साल राज्य पक्षी सारस का कुनबा बढ़ता जा रहा है। राज्य में हर साल 2 बार इनकी गणना की जाती है। हाल ही में हुई राज्यव्यापी गणना में इटावा में 3289 सारस पक्षी दर्ज किए गए हैं। पिछले साल की तुलना में ये संख्या बढ़ी है। पिछले साल यहाँ 3280 सारस थे। सारस के संरक्षण की दिशा में ये बड़ी सफलता मानी जा रही है। इटावा के बाद मैनपुरी में 2945, शाहजहांपुर में 1212, औरैया में 1202, कन्नौज में 786, हरदोई में 735, संत कबीर नगर में 717, कानपुर देहात में 709, गोरखपुर में 675 और सिद्धार्थ नगर में 673 सारस पाए गए। प्रारंभ से ही, जब से ये 1999 में जब संवेदनशील हुआ इसके प्रति फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तभी से यहाँ पर लगातार संख्या बड़ी ही पाई गई और वो हम लोग संख्या यहाँ पर लगातार स्थिर बनाए हुए हैं। ये हम सब शहर वासियों, ग्रामीण जनों और यहाँ की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो लोग इसके प्रति संवेदनशील हैं। राज्य सरकार की ओर से सारस पक्षी के संरक्षण की दिशा में योजनाएं चलाई गई हैं। इटावा के लोग सारस पक्षी के प्रति भावनात्मक लगाव भी रखते हैं। करीब 12 किलो तक वजन वाले सारस की लंबाई 1.6 मीटर और उसका जीवन काल 35 से 80 साल तक होता है। इनकी 70% आबादी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। झीलें, तालाब और धान के खेत सारसों के लिए ठिकाना बन चुके हैं। यहाँ उन्हें भरपूर भोजन, सुरक्षित घोंसले और शांत वातावरण मिलता है। रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास से शहीद आजम भगत सिंह की तुलना पर बुरी तरह घिर चुके हैं। एक पॉडकास्ट के दौरान इमरान मसूद ने ऐसा विवादित बयान दिया जिसके बाद से कांग्रेस सांसद मसूद अब सफाई देने में जुटे हैं। शहीद आजम भगत सिंह से हमास की तुलना पर उन्होंने कहा कि कभी भी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। शहीद आजम भगत सिंह की तुलना हो सकती है? किसी से नहीं हो सकती भैया। ये जो आंदोलन पूरे विश्व में हुए, अलग अलग आंदोलन, उसमें बात थी। नेल्सन मंडेला साहब ने साउथ अफ्रीका का मूवमेंट लगाया। नेल्सन मंडेला साहब को साउथ अफ्रीका के मूवमेंट के टाइम पर जेलों में रहे, उन्हें भी आतंकवादी बता रहे थे ये सब, जितने भी वेस्ट मीडिया है। फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने सरकार बनाई, फिर उन्हीं को पीस अवार्ड भी दे दिया, उन्हीं को पीस अवार्ड मिला ना। तो क्या भगत सिंह की और हमास की तुलना हो सकती है? नहीं हो, मैं कह रहा हूँ हो ही नहीं सकती है।
आप तुलना क्यों जबरदस्ती अपने अल्फाज डाल के मेरे मुंह में कर रहे हैं? नहीं, वो तो आपने की, उसके नहीं की, मैंने नहीं की। लेकिन आप एक बात तो बताइए, कोई किसी को क्या मानता है? भगत सिंह जी को फांसी का फंदा चूमा, फांसी दी गई, तो उनके नज़र में क्या थे? वो उन्होंने सोचा। हमारी नज़र में शहीद हैं, भगत सिंह जी शहीद आज़म हैं, हमारी ज़मीन के लिए लड़े, हमारे लिए लड़े, अपने प्राणों की आहुति दे दी, और मरते दम तक, जब आखिरी वक्त था उनका, उस वक्त तक भी वो डरे नहीं, दबे नहीं, झुके नहीं। हापुड़ के बनखंडा गांव में 10 फीट लंबा अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। जब किसान खेतों में काम कर रहे थे तभी अचानक अजगर पर नजर पड़ी। वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद इसका रेस्क्यू किया और इसे सुरक्षित जगह पर छोड़ा गया। अजगर पकड़ने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। अभी ना बना, इससे ले लियो तुम। रुक जाइए अंकल, उठाओ और एक जना बोरी पकड़ो। बच्चे के झांसी में स्कूल वैन और स्कूटी की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक बुजुर्ग और एक बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। पूरा मामला थाना चिरगांव क्षेत्र का है, जहां यह हादसा हुआ। स्कूल वैन में मौजूद कुछ बच्चों को चोटें आई, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। गाँव से भांडेर जा रही थी और भांडेर साइड से एक स्कूल बस आ रही थी, आपस में एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मौके पर ही जो स्कूटी सवार जो महिलाएं थी और लड़की थी, उनकी मौके पर डेथ हो गई। और जो स्कूली बस था उसका जो ड्राइवर और एक बच्चे इंजर्ड हो गए। जो इंजर्ड हैं उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। जो मृतक महिला है उसके परिवारजनों के तहरीर लेकर के मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। विधिक कार्रवाई थाना चिरगांव द्वारा संपादित किया गया है। मथुरा में एम्बुलेंस से गंभीर हालत में पीड़ित एसएसपी ऑफिस पहुंचा और गोवर्धन थाना प्रभारी रवि त्यागी पर दबंगों से मिली भगत का आरोप लगाया। 4 दिन पहले रामलीला में शराब पीकर पहुंचे दबंगों ने पीड़ित को लाठी डंडों से पीटा। 4 दिन से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए वो भटक रहा है। थाना गोवर्धन इलाके के पलसो गांव की घटना। निर्भय पांडे उसका मामा का लड़का है, जयदेव पलसों का, और वो मेरी 5 दिन से एफआईआर दर्ज नहीं होने दे रहा। मैं 5 दिन से धक्का खाते डोल रहा हूँ। 5 दिन मुझे रात दिन हो गई थाने में पड़े पल्ली पार्टी बैठी हुई है थाने में, मेरी एफआईआर दर्ज नहीं होने दे रही है। और साहब बहुत दबाव है, मतलब ये इस कारण मैं भटकता डोल रहा हूँ। बरेली की जेल में बंद आईएमसी के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना डॉक्टर नफीस की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। आरोप है कि मौलाना डॉक्टर नफीस ने एक वक्फ की संपत्ति पर अपनी पत्नी और परिवार के साथ मिलकर कब्जा कर लिया, जिस पर अब शिकायत के बाद डॉक्टर नफीस और उसकी पत्नी के खिलाफ आईपीसी की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है। आरोप है कि डॉक्टर नफीस हेरा फेरी कर पिछले करीब 3 दशक से जमीन पर कब्जा जमाए बैठा था। भवनपुरी इलाके के रहने वाले कमर अख्तर का आरोप है कि मौलाना डॉक्टर नफीस ने भवनपुरी की ही वक्फ 26A जमीन को अब से करीब 3 दशक पहले अपने और अपनी पत्नी फरहत बेगम के नाम करवा लिया था और धोखाधड़ी कर इसी वक्फ जमीन की गिफ्ट डीड बनवाकर अपने 2 बेटों नुमान खान और फरहान खान के नाम कर दी। जहां बरेली के मोहम्मद कमर नाम के एक व्यक्ति ने डॉक्टर नफीस और उसकी पत्नी फरहत बेगम पर वक्फ की संपत्ति हेराफेरी और धोखाधड़ी के बाद कब्जा करने का आरोप लगाया है, जिस पर एसएसपी बरेली के आदेश के बाद थाना कोतवाली में डॉक्टर नफीस और उसकी पत्नी फरहत बेगम के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डॉक्टर नफीस इस वक्त बरेली की सेंट्रल जेल 2 में बंद है। वहीं पुलिस ने अब दर्ज किए गए वक्फ संपत्ति के मामले में जांच पड़ताल के लिए पुलिस की 5 टीमों को लगाया है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही सबूत जुटाकर डॉक्टर नफीस की पत्नी फरहत बेगम को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। मैं रामविलास सक्सेना, न्यूज 18 बरेली। बाराबंकी में जिला अस्पताल के डॉक्टर की बड़ी लापरवाही सामने आई। ऑपरेशन के बाद महिला के पेट में डॉक्टर ने पट्टी छोड़ दी थी। यूट्रस के ऑपरेशन के बाद दर्द होने के बाद भी सरकारी डॉक्टर्स ने उसकी मदद नहीं की, बल्कि उसको उल्टा हड़का दिया। अस्पताल में सुनवाई न होने पर पीड़िता के परिजनों ने उपचार के लिए उसे निजी अस्पताल भर्ती कराया और वहां के डॉक्टर्स ने यूट्रस में पट्टी को पाया। डॉक्टर ने इलाज के बाद पट्टी को बाहर निकाला। परिजन उच्च अधिकारियों से मामले की शिकायत करने की बात कह रहे हैं। माउ टाइप में गिरेला बहुत ज़्यादा, तो हम प्राइवेट दिखाए डॉक्टर प्रिया का, तो पट्टी निकाली, इनके पूरा पट्टी का बंडल अंदर रह गया था। ये सड़न पैदा हो गई, इन्फेक्शन हो गया शरीर में पूरे, बहुत ज़्यादा दर्द हुई, क्या बताइए।
और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।